आज हमें पढ़ना है प्रकाश संश्लेषण, जो कि पौधे के अंदर होने वाली बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तो पौधे इसमें क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। अगर भोजन नहीं बनाएंगे तो पौधे जीवित नहीं रह पाएंगे, पौधे जीवित नहीं रहेंगे तो हम भी जीवित नहीं रह पाएंगे। प्रकाश संश्लेषण क्या है, बहुत ही जरूरी प्रक्रिया है। अब प्रकाश संश्लेषण में पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण में पौधे सूर्य की ऊर्जा, मतलब सूर्य की एनर्जी जो लाइट फॉर्म में आती है उसको लेते हैं, जमीन से जल लेते हैं और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो इन सबको मिला के ग्लूकोज बनाते हैं और वातावरण में ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम, इस प्रक्रिया में पौधे सूर्य के प्रकाश वातावरण से CO2 लेते हैं। क्या लेते हैं, CO2, और मृदा से जल अवशोषित करते हैं। जल अवशोषित करके ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, सूर्य का प्रकाश, वातावरण से लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और मृदा से लेंगे जल, और मृदा से जल अवशोषित करके ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, और वातावरण में क्या करते हैं, ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। आया समझ में, ये है सारी डेफिनेशन। अब ये कैसे कैसे करते हैं, ये सारी प्रक्रिया, उस प्रक्रिया में कौन कौन सी चीजें जरूरी होती हैं वो हम देखेंगे। इसका जो केमिकल का जो पूरा कंटेंट रहता है वो है, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, H2O लेंगे जमीन से, और फिर लाइट लेंगे यहां से, ये अपन ने सूर्य बना लिया तो यहां से आ गई लाइट, और क्या बन जाएगा, और वातावरण में ऑक्सीजन मुक्त हो गई, वातावरण में ऑक्सीजन मुक्त हो जाएगी। और जो ऑक्सीजन आती है वो कहां से आती है, जल से आती है। प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन मुक्त होती है वो कहां से आती है, जल से आती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। आया समझ में। अब हम कुछ इंपोर्टेंट चीजें इसमें फैक्ट देखेंगे। अब फोटोसिंथेसिस जो है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, फोटो बायोकेमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको अपन लिख ले रहे हैं, फोटो बायोकेमिकल, फोटो बायोकेमिकल रिएक्शन। प्रकाश संश्लेषण क्या बोलते हैं, फोटो बायोकेमिकल रिएक्शन। क्योंकि फोटो क्यों, क्योंकि सूर्य से जो ऊर्जा आती है वो फोटोन के रूप में आती है। बायो क्यों, क्योंकि ये बायोलॉजिकली प्रोसेस है पूरी, और इसके बाद क्या बन रहा है, एक केमिकल कंपाउंड बन रहा है जो कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज है। तो फोटो बायोकेमिकल एक अभिक्रिया है। अब इसमें क्या होता है, ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक केमिकल कंपाउंड बनाते हैं, हरे पौधे ही बनाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है ना, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, C6H12O6। पहले तो इसका फॉर्मूला ही याद कर लेना, कभी कभी फॉर्मूला ही पूछ लेते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मूला ही क्या होता है, कई बार पूछते हैं ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या होता है, C6H12O6। अब जो ऑक्सीजन जो निकलती है, अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हमारे लिए क्या जरूरी होता है, एक तो पौधे जीवित रहते हैं तो हम पौधों को खाएंगे, दूसरा हमें जीवनदायिनी गैस मिलती है जो कि ऑक्सीजन। लेकिन ये जानबूझकर नहीं निकालते, ये है उनका बाय प्रोडक्ट, मतलब वेस्ट मटेरियल जो वो यूज नहीं कर सकते। उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड लिया, अपना ग्लूकोज बनाया और ऑक्सीजन बाहर छोड़ दी, जो कि हमारे लिए बहुत उपयोगी है।
आया समझ में? अब इसमें एक और फैक्ट लिख लो, इसमें क्या होता है, लाइट एनर्जी जो है ना, लाइट एनर्जी या प्रकाश ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो जाती है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। लाइट ऊर्जा जो है ना, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। आया समझ में? अब फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, एक और फैक्ट लिख लो, 90% फोटोसिंथेसिस, 90% प्रकाश संश्लेषण समुद्री एल्गी द्वारा, समुद्री एल्गी द्वारा होता है। और बचा हुआ 10% पृथ्वी पर उपस्थित पौधों द्वारा होता है। इसमें एक और पॉइंट लिख लो, अमरबेल में, अमरबेल में प्रकाश संश्लेषण क्योंकि ये पूरी तरह से दूसरे पौधों पर निर्भर रहती है। अमरबेल जो है ना दूसरे पौधों से अपना भोजन लेती है, खुद भोजन भोजन किसी भी तरह से नहीं बनाती। आया समझ में? अब फोटोसिंथेसिस में ये कुछ फैक्ट हो गए। अब हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस में जो है ना कौन कौन सी लाइट में किस टाइप से इफेक्ट करता है। तो फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा किस, मतलब फोटोसिंथेसिस जो रेडिएशन होता है, रिएक्शन होता है, उसमें सबसे ज्यादा कौन सी लाइट इफेक्टिव होती है, किस लाइट में सबसे ज्यादा होता है, सफेद लाइट में सबसे ज्यादा होता है। तो प्रकाश संश्लेषण सबसे ज्यादा होता है किसमें, सफेद में, ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा, और कम किसमें होगा, लाल में। कम होगा या ज्यादा होगा, लाल में कम होगा, ठीक है, इससे कम होगा। या फिर एक रेंज लिख लो इस टाइप से, जैसे सफेद जो है ना, सफेद में तो होता है ज्यादा, फिर उससे कम, जैसे यहाँ पे ऐसे लिख, सफेद, फिर लाल, फिर नीला, और फिर हरा आता है इसके बाद, यहाँ पे आ जाएगा नीला और फिर हरा। तो सबसे कम होता है हरे में, क्योंकि हरे प्रकाश को जो है ना पौधे अवशोषित कर लेते हैं। हरी लाइट जो आती है पौधे उसको अवशोषित, क्योंकि पौधे हरे होते हैं, मतलब कोई भी चीज जिस कलर की होती है ना उस कलर को अवशोषित करती है, बाकी कलर को रिफ्लेक्ट कर लेती है। अगर कोई चीज हरी है तो वो हरे प्रकाश को जो है ना अवशोषित कर लेते हैं। आया समझ में? तो सबसे ज्यादा किस लाइट में होता है, सफेद में होता है, उससे कम लाल में होता है, फिर नीले में होता है, और फिर हरे में होता है। और प्रकाश संश्लेषण की एक और क्रिया, मतलब ये फैक्ट है एक, कि प्रकाश संश्लेषण जो है ना सतत लाइट में कम होता है, सतत प्रकाश में कम होता है, सतत प्रकाश में कम होता है। भाई सतत प्रकाश मतलब क्या होता है, रेगुलर लाइट, और असतत प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की जो दर होती है ना बढ़ जाती है। असतत मतलब बंद हो के जो लाइट जाती है, मतलब एक तो रेगुलर हो गया, ये रेगुलर लाइट जा रही है। असतत लाइट जो होती है ना उसमें प्रकाश संश्लेषण की दर ज्यादा होती है। आया समझ में? लिख लो ये। अब दूसरा है, एक और कॉन्सेप्ट अपन पढ़ ले रहे, इसमें है टू पिगमेंट सिस्टम। क्या है, टू पिगमेंट सिस्टम। अब भाई टू पिगमेंट सिस्टम में क्या होता है,
टू पिगमेंट सिस्टम में क्या होता है, दो पिगमेंट होते हैं। टू पिगमेंट सिस्टम में दो पिगमेंट होते हैं। ये पहले सिस्टम किसने दिया, तो ये दिया किसने, इमर्सन ने। तो एक और इनके साथ साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अर्नोल्ड। तो हिंदी में ही लिखते जाओ, अर्नोल्ड। तो दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया टू पिगमेंट सिस्टम। ये जो एक्सपेरिमेंट किया है इन्होंने टू पिगमेंट सिस्टम का, जो वो किया था क्लोरेला एल, क्लोरेला एल, किस पर किया था, क्लोरेला एल्गी पर किया था। अब इन्होंने देखा कि एक, इन्होंने दो पिगमेंट लिए। सबसे पहला जो लिया इन्होंने लिया कौन सा, 680 नैनोमीटर की लाइट इसमें दी। 680 नैनोमीटर से ज्यादा लाइट दी। एक लाइट की रेंज होती है नैनोमीटर में, तो इन्होंने क्या किया, पौधे पर 680 नैनोमीटर से ज्यादा की लाइट दी। तो इन्होंने देखा भाई कौन सा पिगमेंट काम कर रहा है, इस लाइट में कौन सा पिगमेंट काम करेगा, तो पिगमेंट सिस्टम 1, पीएस ये 1 है। तो इन्होंने देखा कि पीएस 1 काम कर रहा है, पिगमेंट सिस्टम कौन सा काम कर रहा है, 1 काम कर रहा है। आया समझ में। और दूसरी फिर इनने 680 नैनोमीटर से कम की लाइट दे दी, तो पिगमेंट सिस्टम 2 स्टार्ट हो गया। क्या हो गया, पिगमेंट सिस्टम 2 स्टार्ट हो गया। तो भाई टू पिगमेंट सिस्टम में इन्होंने क्या देखा कि 680 नैनोमीटर से जब हम ज्यादा की लाइट देते हैं तो पिगमेंट सिस्टम 1 काम करने लगता है, कम की दे दो तो पिगमेंट सिस्टम 2 काम करने लगता है। अब इन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया कि दोनों लाइटें साथ में दे दी। भाई 680 नैनोमीटर से कम की लाइट भी दे दी, 680 नैनोमीटर से ज्यादा की लाइट भी दे दी, तो क्या हुआ, दर बढ़ गई। उसमें क्या हुआ, दर बढ़ गई, प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ गई। आया समझ में। जब दोनों लाइट 680 नैनोमीटर से ज्यादा और 680 नैनोमीटर से कम की लाइट दी गई, तो प्रकाश संश्लेषण की जो दर थी वो बढ़ गई। प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ गई। तो ये लाइन बहुत इंपोर्टेंट है। और जब 680 नैनोमीटर से ज्यादा की लाइट दी जाए, एक और फैक्ट लिखो इसमें, जब 680 नैनोमीटर से ज्यादा की लाइट दी जाए, 680 नैनोमीटर से बहुत ज्यादा लाइट दे दी, उसमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की दर घट जाती है। प्रकाश संश्लेषण की दर घट जाती है। इसको क्या बोलते हैं हम, रेड ड्रॉप इफेक्ट। तो रेड से लिख दे रहे हैं अपन, रेड ड्रॉप इफेक्ट, या फिर इमर्सन की लाल गिरावट। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जब 680 नैनोमीटर की जो लाइट ज्यादा दी जाती है तो क्या इफेक्ट होता है, उसको बोलते हैं रेड ड्रॉप इफेक्ट हम बोलते हैं। आगे समझ में। एक और चीज पढ़ते हैं अपन, क्वांटम रिक्वायरमेंट। क्वांटम रिक्वायरमेंट मतलब क्वांटम रिक्वायरमेंट तो हिंदी में लिखो, इंग्लिश में समझ में नहीं आता, हिंदी में लिख देता हूँ, रिक्वायरमेंट, क्वांटम रिक्वायरमेंट। क्वांटम रिक्वायरमेंट क्या होती है,
1 मोल ऑक्सीजन रिलीज करने के लिए पौधों को जो लाइट की जरूरत होती है उसको क्या बोलते हैं हम? क्वांटम रिक्वायरमेंट। मतलब 1 मोल जो ऑक्सीजन के जो अणु होते हैं, मतलब 1 मोल ऑक्सीजन का एक अणु, उसको जो रिलीज करना है अगर, तो कितने फोटोन की जरूरत होगी? क्वांटम मतलब कुल मिला के ये पूछना चाह रहे हैं कि सूर्य से जो लाइट आती है फोटोन के रूप में आती है, तो कितने फोटोन की जरूरत होगी? तो 8 फोटोन बराबर 1 मोल ऑफ या 1 मोल ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इसको क्या बोला जाता है? क्वांटम रिक्वायरमेंट बोला जाता है। क्वांटम रिक्वायरमेंट इसको हम बोलते हैं। आ गया समझ में? अब हमें पढ़ना है थोड़े से पिगमेंट, वो क्लोरोफिल वगैरह के बारे में, वर्णक के वगैरह में देखते हैं। वर्णक क्या होते हैं? अब वर्णक क्या होते हैं? वर्णक पढ़े थे ना अपन? वर्णक पढ़े थे, 3 तरह से पढ़े थे। पहले जो होते हैं वो होते हैं क्लोरोफिल, दूसरे क्लोरोफिल के बाद कौन से थे? कैरोटीन्स और जेंथोफिल्स देखे थे ना। क्लोरोफिल के अलावा कैरोटीन और जेंथोफिल। तो क्लोरोफिल पहला क्या होता है? क्लोरोफिल ए, और दूसरा क्लोरोफिल बी। यहाँ पे कौन कौन से थे? यहाँ पे भी 2 थे ना। ये जो है ना, ये इसका टाइम, ये इसके अंदर ही आ जाएगा। कैरोटीन जो है ना, ये जेंथोफिल इसी का पार्ट है। यहाँ पे आ जाएगा फाइकोबिलेंस। फाइकोबिलेंस तो ये यहाँ पे था कैरोटीन और जेंथोफिल, यहाँ पे फाइकोबिलेंस, यहाँ पे क्लोरोफिल। क्लोरोफिल 2 टाइप से, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। यहाँ पे हमें मिल रहे थे कैरोटीनॉइड्स बोलते हैं इनको, कैरोटीनॉइड्स। तो कैरोटीन 2 टाइप की, तो कैरोटीन हो गया और दूसरा जेंथोफिल हो गया, तीसरे फाइकोबिलेंस थे। इसमें फाइकोरेथिन और फाइकोसाइनिन आते हैं। आया समझ में? अब इनकी जरूरत पड़ती है कहाँ? फोटोसिंथेसिस में इनकी जरूरत पड़ती है। क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड्स और फाइकोबिलेंस, इनकी जरूरत फोटोसिंथेसिस में पड़ती है। अब हमारा फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होता है। और फोटोसिंथेसिस 2 स्टेप में पूरा होता है। कितने स्टेप में होता है? 2 स्टेप में पूरा होता है। पहला प्रकाशीय, दूसरा अप्रकाशीय। पहला, दूसरा डार्क। पहला लाइट और दूसरा डार्क। लाइट रिएक्शन कहाँ होती है? हरित लवक के ग्रेना में होती है। ग्रेना में होती है। ये कहाँ होती है? स्ट्रोमा में होती है ना। हरित लवक के ग्रेना में होती है, हरित लवक के स्ट्रोमा में होती है। आ गया समझ में? और जो लाइट रिएक्शन है वो दिन में होती है और इसमें एटीपी का निर्माण होता है। तो ये अपन लास्ट में इसके लिख लेंगे। तो लाइट रिएक्शन अपन पढ़ लेते हैं। कल भी पढ़ी थी ना लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में सबसे पहला जो साइकिल चलता है वो होता है ईटीएस। ईटीएस साइकिल चलता है ना। ईटीएस साइकिल में क्या क्या हो रहा था? ईटीएस साइकिल चलेगा, तो पहली में साइकिल चलेगा, दूसरी क्या होती है अपनी? नॉन साइकिल। पहली तो जो होगी ये होगी साइक्लिक ईटीएस, लिखते हैं इसको साइक्लिक ईटीएस, और दूसरी नॉन साइक्लिक। मतलब इसमें जो है ना साइकिल नहीं चलेगा, इसमें ये गोल राउंड में घूमेगी। इसको जेड स्कीम भी बोलते हैं।
जेड स्कीम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ऐसे जेड में चलती है। नॉन साइक्लिक भी बोलते हैं। तो अलग अलग इसके नाम है। अब सबसे पहले हमें देखना है कि साइक्लिक कैसे चलती है। साइक्लिक स्टार्ट कहां से होती है? P700 से। अभिक्रिया के अंदर कौन सा काम करता है? P700 चलेगा। और क्लोरोफिल ए काम करता है यहाँ पे। क्लोरोफिल ए काम करता है और P700। अब इस पे लाइट पड़ेगी। यहाँ पर एक सूर्य बना ले रहा है और यहाँ पे इसके लाइट पड़ेगी। अब इस पे जैसे ही लाइट पड़ेगी तो क्या एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। इलेक्ट्रॉन का प्रथम ग्राही क्या होता है साइक्लिक में? FRS। अरे कुछ भी, FRS क्या होता है? FRS होता है। अब FRS क्या है? इसका प्रथम ग्राही है। तो ये इंपोर्टेंट, प्रथम ग्राही मतलब इलेक्ट्रॉन का प्रथम ग्राही कौन सा है? FRS। फिर यहां से जाएगा FD। अगला कहां पहुंचेगा? FD। फिर इसके बाद पहुंचेगा साइटोक्रोम B6 के पास पहुंच जाएगा। फिर साइटोक्रोम F के पास पहुंच जाएगा। फिर इसके बाद PC प्लास्टोसाइनिन। तो फिर वापस यहाँ पे हो गया ना ये साइकिल पूरा। ये यहां से यहां तक घूमा। अब अपने ATP कहाँ कहाँ बन रहे थे? तो एक ATP बनेगा यहाँ पे और अगला ATP बनेगा। तो अपने दो ATP कंप्लीट हो गए। अब इसमें देखो, अब साइक्लिक ETS है। साइक्लिक में क्या हो रहा है? P700 अभिक्रिया केंद्र। अभिक्रिया केंद्र कौन सा है? P700। इलेक्ट्रॉन यहां से निकला। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? FRS। वहां पे पहुंचा FD। फिर साइटोक्रोम B6। फिर साइटोक्रोम F और फिर PC मतलब प्लास्टोसाइन। और यहाँ पे पहुंच के वापस। और ये साइकिल चलते रहता है। एक बार साइकिल चलाने में दो ATP बन के तैयार हो जाते हैं। इसके बारे में अपन कुछ चीजें लिख ले रहे हैं। कुछ पॉइंट पॉइंट इसके लिख लो। अब साइक्लिक ETS के बारे में अपन लिख लेते हैं। साइक्लिक ETS समझ में आया कैसे कैसे चल रहा था? सबसे पहले P700। P700 के बाद FRS जो है ना प्रथम ग्राही होता है। तो पहली चीज तो यही लिख लो कि प्रथम जो है ना इलेक्ट्रॉन ग्राही। इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन सा होता है? FRS होता है। आया समझ में? और ओनली PS फर्स्ट कार्य करता है। कौन सा पिगमेंट सिस्टम कार्य करता है इसमें? PS फर्स्ट इसमें काम करता है। तीसरा पॉइंट इंपोर्टेंट कौन सा है? हरित लवक के ग्रे नाम है होता है। आगे समझ में? कहां पे होता है? हरित लवक के ग्रे नाम है होता है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर अपना FR। तो इसमें ये तीनों चीजें इंपोर्टेंट। एक और लिख लो इसमें, दो ATP का निर्माण। दो ATP का निर्माण। आगे समझ में? ये अपना साइक्लिक ETS अपन ने पढ़ लिया। अब इसके बाद प्रकाशिक अभिक्रिया में दूसरा साइकिल भी चलता है, नॉन साइक्लिक। दो साइकिल में कंप्लीट होती है ना। एक तो साइक्लिक चलेगा जो राउंड में घूमेगा। एक होता है नॉन साइकिल जिसको हम जेड स्कीम भी बोलते हैं। इसके बारे में इंपोर्टेंट पॉइंट यही है, प्रथम ग्राही जो है ना वो FRS होता है। PS फर्स्ट काम करता है, हरित लवक के ग्रहणा में होता है और दो ATP का निर्माण होता है। अगला अपन डालेंगे नॉन साइकिल या फिर इसको जेड स्कीम भी बोलते हैं। इसके नाम काफी सारे होते हैं।
नाम काफी सारे होते हैं इसके। अब जेड स्कीम थोड़ी सी लंबी होती है, आया समझ में। ये स्टार्ट कहाँ से होती है? P680 से। P680 इसको क्या बोलते हैं? अभिक्रिया केंद्र बोलते हैं। तो अभिक्रिया केंद्र इसका क्या है? P680 है। पिगमेंट सिस्टम कौन सा रहता है यहाँ पे? सेकेंड होता है। PS सेकेंड यहाँ पे काम करता है। वहां पे कौन सा काम कर रहा था? PS फर्स्ट काम कर रहा था। यहाँ पे अभी पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट से स्टार्ट हुई है, इसमें दोनों काम करते हैं। वहां पे एक काम कर रहा था, यहाँ पे दोनों काम करते हैं। अब यहाँ पे लाइट आई, यहाँ पे लाइट पड़ी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला। जैसे यहाँ पे लाइट आएगी तो इलेक्ट्रॉन अब स्पीड से चलना चालू हुआ। प्रथम कहाँ पे पहुंचेगा? यहाँ पे PQ पे पहुंचेगा। PQ या फिर इससे पहले एक फियोफाइटिन होता है, फियोफाइटिन होता है, लेकिन ये चीज कम पूछी जाती है। इसके बाद पहुंचता है PQ पे। तो जो प्रथम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होता है ना इसमें, वो ज्यादातर PQ ही आता है। फियोफाइटिन पूछा ही नहीं जाता, वो PQ ही डायरेक्ट पूछते हैं। प्रथम इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्टर है वो PQ होता है। कई बार फियोफाइटिन नहीं आता, कई बार क्या मोस्टली आता ही नहीं। फियोफाइटिन बहुत कम पूछा जाता है। इसके बाद कहाँ पहुंच गया? PQ के पास पहुंच गया डायरेक्ट। यहाँ से स्टार्ट हुआ इलेक्ट्रॉन और PQ के पास पहुंच गया। अब ये स्कीम थोड़ी सी चेंज होगी। अब यहाँ पे क्या आएगा? PC। फिर यहाँ पे अगला पिगमेंट सिस्टम चालू हो जाएगा। अब यहाँ पे सेकंड चल रहा था, अब पिगमेंट सिस्टम कौन सा आ जाएगा? फर्स्ट। PS फर्स्ट यहाँ पे अब स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट कहाँ से हुई क्रिया? PS सेकंड से, P680 से। और वहां पे PS फर्स्ट जो इसको क्या बोलते हैं अपन? P700 भी बोलते हैं। प्रथम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हमने देख लिया, फियोफाइटिन आएगा या फिर PQ डायरेक्ट आएगा, प्लास्टो क्यूनोन जिसको बोला जाता है। अब इसके बाद क्या था? अब ये पहले जैसी क्रिया चलने लगी, साइकिल जैसा वो आ जाएगा। साइकिल जो चल रहा था ना, FRS इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचेगा? FRS के पास पहुंचेगा। तो इसके बाद FD, लेकिन इसमें साइकिल नहीं घूमता है। उसमें क्या था? साइकिल पूरा घूम रहा था, इसमें साइकिल नहीं घूमता है। आ गया समझ में? तो ये FD के पास पहुंच जाए। फिर ये क्रिया और थोड़ी सी लंबी रहती, लेकिन जरूरी इतनी। अब इसमें जो है ना, ATP भी बन रहे थे, इसमें ATP भी बन रहे थे और NADPH2 भी बन रहे थे। इसमें कितने ATP बन रहे थे? एक ATP बन रहा था जो कि यहां पे बनता है। आगे समझ में? जो कि यहां कहीं पे बनता है। ये इंपोर्टेंट है। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे स्टेप भी इसमें होते हैं, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F वगैरह, यहाँ पे छोटी छोटी चीजें आती हैं, तो वो अपन ने नहीं लिखी है। ये चीजें इंपोर्टेंट है, वो पूछी भी नहीं जाती है कि इसमें क्या क्या आता है। वो आपसे पूरा साइकिल नहीं पूछे, वो आपसे इतना ही पूछेंगे प्रथम ग्राही कौन सा होता है, तो फियोफाइटिन होता है या प्लास्टोक्यूनोन होता है। उसके बाद फिर दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? PC कर रहा है ना, दोनों को जोड़ने का काम PC कर रहा है। अब यहां से जब जाता है ना, तो साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F भी बीच में आते हैं, तो वो अपन ने नहीं लिखे। बस इतना याद करो, ये इंपोर्टेंट। यहाँ पे कहीं एक ATP बन जाएगा। और NADPH2 कितने बन रहे थे इसमें? तो NADPH2 भी बन रहे थे। तो NADPH2 यहाँ कहीं बन, सबसे आखिरी में क्या होता है? यहाँ से एक हाइड्रोजन जुड़ता है, NADP से हाइड्रोजन जुड़ता है और NADPH2 बना। इसके बाद NADP होता है और NADPH2 उससे हाइड्रोजन जोड़ के बनाता है। तो ये पूरा साइकिल इसी तरह से चलता है। इसमें इंपोर्टेंट पॉइंट 2-3 है, बहुत ज्यादा तुम्हें पूरा उसको याद नहीं करना, पूरा हमें याद नहीं करना कि इसको कैसे बनाना है कैसे नहीं बनाना। हमें पढ़ना है प्रथम एक्सेप्टर फियोफाइटिन होगा या फिर ज्यादातर पूछा जाता है प्लास्टोक्यूनोन। तो दोनों पिगमेंट सिस्टम को जोड़ने का काम कौन करता है? PC करता है, जिसको प्लास्टोसाइनिन बोलते हैं। तो दूसरी बार जो पिगमेंट सिस्टम सेकंड में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा, उसमें किस कौन ग्राही रहेगा? फर्स्ट FRS रहेगा और एक ATP बनता है और 2 NADPH2 बनते हैं। और क्या करते हैं? पिगमेंट सिस्टम दोनों
काम करते हैं। अब इसके हम इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख रहे हैं। ये आ गया समझ में कैसे चल रहा है? अब इसके इम्पोर्टेंट बस वो हमें याद करना है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला पॉइंट लिखो, पीएस फर्स्ट बा पीएस सेकंड दोनों काम करते हैं, दोनों एक्टिव रहते हैं। पीएस फर्स्ट भी रहेगा P700 और P680 भी रहेगा। दूसरा है, दूसरा पॉइंट लिखो इसमें, फर्स्ट एक्सेप्टर कौन सा होता है? प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही। इसमें कौन सा होता है? फियोफाइटिन होता है। फियोफाइटिन या फिर एक और था ना, या पीक्यू। अब ये या तो पीक्यू हो जाएगा या फिर फियोफाइटिन। फियोफाइटिन दिखता है तो हम ये लगा देंगे या फिर पीक्यू लगा देंगे। आगे समझ में। अगला पॉइंट अपना है, एक एटीपी प्लस 2 NADPH2 बन। तो ये भी कहां होती है? हरित लवक के ग्रेना। हाँ, लाइट रिएक्शन पूरा ग्रेना में होता है और डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है। आगे समझ में। इस क्रिया में क्या था? ऑक्सीजन रिलीज होती है, ऑक्सीजन रिलीज होती है। क्या होती है? ऑक्सीजन रिलीज होती है। आगे समझ में। एक और पॉइंट इसमें बचा हुआ है, एक और पॉइंट लिख लो यहाँ पे, नीचे लिख लो या फिर इसके, दोनों पिगमेंट सिस्टम, पिगमेंट सिस्टम मतलब PS1 और PS सेकंड को PC मतलब प्लास्टोसाइनिन द्वारा जोड़ा जाता है। पीसी क्या करता है? PS1 और PS सेकंड को जोड़ने का काम करता है। तो ये हमारी साइक्लिक और नॉन साइक्लिक ETS खत्म हो गई। आगे समझ में। ये हमने इंपोर्टेंट पॉइंट, बस यही याद करना है, ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट पॉइंट। तो यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके अलावा और उसमें कुछ है ही नहीं पूछने लायक, तो यही हम भूल जाते हैं। तो ये 4-5 लाइनें हैं, ये इंपोर्टेंट है, याद कर लो। तो लाइट रिएक्शन कहाँ पे हो गई अपनी? ग्रेना में हो गई और कंप्लीट भी हो गई। अब दूसरी आती है कौन सी? अप्रकाशित। अप्रकाशित अभिक्रिया, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन इसको बोलते हैं। आए समझ में। अब इसमें क्या होता है? उसमें एटीपी बन रहे थे, उसमें एटीपी बन रहे थे, इसमें एटीपी खर्च होंगे और ग्लूकोज का निर्माण होगा। इसमें लिख लो, डार्क रिएक्शन में क्या होता है? एटीपी खर्च होते हैं, मतलब वहां बने और यहाँ पे खर्च होते हैं और ग्लूकोज का निर्माण होता है। और ग्लूकोज का निर्माण होता है। वहां पे एटीपी बना, अब यहाँ पे एटीपी खर्च होंगे और पौधे ग्लूकोज अपना बनाने लगेंगे। आया समझ में। अब एक ग्लूकोज बनाने में, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने में कितने खर्च हो रहे थे? एक ग्लूकोज का अणु बनाने में 18 एटीपी चाहिए हमें, 12
NADP। कितने चाहिए? 18 ATP और 12 NADPH2 हमें चाहिए। तो हम देख रहे थे कि जो साइक्लिक था उसमें कितने ATP बन रहे थे? 2 ATP बन रहे थे। दूसरा हमारा था कौन सा? नॉन साइक्लिक था, उसमें 1 ATP बन रहा था प्लस 2 NADPH2 बन रहे थे। लेकिन हमें कितने चाहिए? 18 तो ATP चाहिए हमें पहली, तो दूसरी 12 NADPH2 चाहिए। हमें ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए 18 ATP की आवश्यकता होती है और 12 NADPH2 की आवश्यकता होती है। अब हम इसकी पूर्ति के लिए क्या करेंगे? साइक्लिक को चलाएंगे 6 बार, तो हमें यहाँ 12 ATP मिल जाएंगे। और इसको भी चलाएंगे हम 6 बार, 6 बार इसको घुमा देंगे, तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पे मिलेंगे क्या? 6 ATP और 12 NADPH मिल जाएंगे हमें। और मिला के कितने हो जाएंगे? यहाँ से ये 12 ATP और 6 ATP कितने हो जाएंगे? 18 ATP हो जाएंगे, और ये 12 NADPH2 और ये 12 NADPH2 हो जाएंगे। फिर हम इसका क्या करेंगे? ग्लूकोज बनाएंगे। क्या करेंगे? ग्लूकोज बनाएंगे, जो कि मेटाबॉलिक क्रिया में काम आता है। अब हम डार्क रिएक्शन के बारे में और आगे देखते हैं। तो डार्क रिएक्शन में क्या था? पहली चीज तो इसमें एटीपी खर्च हो रहे थे, ग्लूकोज बन रहा था। कहाँ हो रही थी ये? डार्क रिएक्शन के इंपोर्टेंट पॉइंट लिखते जाना। तो डार्क रिएक्शन कहाँ होती है? हरित लवक के स्ट्रोमा। ये पॉइंट इंपोर्टेंट है, लिखते जाना। हरित लवक के स्ट्रोमा में होती है। खोज किसने की? तो ब्लैकमैन ने। इसकी खोज किसने की थी? ब्लैकमैन ने इसकी खोज की। आ गया समझ में? इसमें क्या होता है? CO2 का फिक्सेशन होता है। फिक्सेशन मतलब जो CO2 वातावरण से ली जाती है ना, उसको कहाँ पे यूज करना है, मतलब कहाँ पे फिक्स करना है, किससे जोड़ें कि ग्लूकोज बने। मतलब क्या होता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, यहाँ से जो कार्बन लिया जाता है वो ग्लूकोज में जाता है C6H12O6, तो उसको फिक्स करना है। तो उसका फिक्सेशन कहाँ होगा? यहीं पे होगा। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से ली जाएगी और उसका फिक्सेशन कहाँ होता है? डार्क रिएक्शन में होता है। क्योंकि अब क्या होगा? ग्लूकोज बनाने की प्रक्रिया संपन्न हो। जब से तो हम एटीपी बना तैयारी कर रहे थे, एक ऊर्जा तो चाहिए भाई पूरी प्रक्रिया के लिए, एनर्जी तो चाहिए। तो एनर्जी क्या? एटीपी के फॉर्म में हमने बना ली। अब हम ग्लूकोज बनाएंगे, तो ग्लूकोज में चाहिए हमें कार्बन C6H12O6। तो हमें क्या चाहिए? कार्बन चाहिए। तो कार्बन कहाँ से आता है? कार्बन डाइऑक्साइड से आता है। तो अब इसका फिक्सेशन करेंगे ना अब हम। बाकी हम हमारे पास एनर्जी तो आ ही गई है, अब एनर्जी का यूज करेंगे, ही बना के रख लेते हैं। अब इसमें क्या है? 2 साइकिल चलते हैं। एक तो चलता है C3 साइकिल, दूसरा चलता है C4 साइकिल। C3 चलता है C3 पौधों में और C4 चलता है C4 पौधों में। अब हमें सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा भाई C4 पौधे कौन से होते हैं, C3 और C4 अलग अलग पौधे होते हैं। तो C3 कौन से होते हैं, तो C4 कौन से होते हैं? तो C3 कैसे होते हैं पौधे? जिसमें प्रथम जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रथम उत्पाद होता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड पौधे लेंगे, अब इसमें हमने पढ़ा था ना, फिक्सेशन हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हो रहा था। तो हमें ये देखना है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो रहा है, तो फिक्स होकर बना क्या रहा है? तो हमने देखा कि भाई इसमें एक डिफरेंस मेजर है, इसमें जो प्रथम उत्पाद बन रहा है वो पीजीए बन रहा है। पीजीए, पीजीए का फुल फॉर्म क्या है? फॉस्फो ग्लिसरिक फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या बन रहा है? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड।
तो C3 प्लांट जो होते हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड लेने के बाद प्रथम जो स्थायी उत्पाद बनता है वो बनता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड PGA। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि C3 साइकिल में या C3 पौधों में प्रथम जो उत्पाद बनता है स्थायी उत्पाद वो PGA बनता है। अब C4 प्लांट में कौन सा बनता है भाई, ये डिफरेंस तो है, इसमें PGA बन रहा है तो इसमें बनेगा OAA। OAA C4 प्लांट में कौन सा बनता है OAA। इसका फुल फॉर्म क्या है, ऑक्जेलो ऑक्सेलो या ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। इसमें क्या बन रहा है, इसमें बन रहा था PGA और इसमें ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। तो ये अंतर होता है C3 और C4 प्लांट में। अब भैया उदाहरण भी देखना है, C3 के उदाहरण भी देखना है हमें, क्योंकि C3 अब पता तो चले किस पौधे में बनता है। C3 पौधे होते हैं जैसे अपना टमाटर। टमाटर जो है ना C3 प्लांट होता है। टमाटर का जो पौधा होता है वो कैसा होता है, C3 प्लांट होता है। दूसरा अपना बैंगन भी हो गया, मतलब ये इनकी ये खासियत होती है, ये ज्यादा धूप में नहीं रह सकते, मतलब बहुत ज्यादा धूप या कम पानी सहन नहीं कर सकते। एक ये भी मेजर अंतर होता है कि C3 पौधे जो होते हैं इनको थोड़ा सा अच्छा वातावरण चाहिए, मतलब पानी भी पर्याप्त चाहिए और धूप भी पर्याप्त, मतलब बहुत ज्यादा कम भी ना हो टेम्परेचर और बहुत ज्यादा हाई भी ना आ जाए, नहीं तो ये पौधे सूख जाएंगे। अब टमाटर है तो भाई टमाटर को पानी हम हर 4 दिन में देते हैं ना, हर 4 दिन में पानी। तो फिर C4 प्लांट कैसे होते हैं, फिर C4 प्लांट में एक मेजर ये होता है कि ये कम पानी में भी अपना काम चला लेते हैं और ज्यादा धूप में भी टिके रहते हैं। इन्हें ज्यादा धूप लगी तो ये सूख के खत्म हो जाएंगे, पानी नहीं दिया तो भी सूख जाएंगे। लेकिन ये क्या है, अगर धूप बहुत ज्यादा भी हो गई तो भी ये पौधे जिंदा बने रहेंगे। तो इनके उदाहरण लिख लो। इसमें आ जाता है अपना बाजरा, बाजरा बहुत कम पानी लेता है ना। दूसरा चौलाई, चौलाई सुना है क्या होता है, चौलाई की भाजी खाते हैं ना, चौलाई की भाजी नहीं सुनी, अरे चौलाई की भाजी खाते हैं। ये इसमें ज्यादातर खरपतवार आते हैं, खरपतवार होते हैं ना जो पौधों के अलावा, मतलब जो इम्पोर्टेंट अपनी फसल है मेजर, उसके अलावा जो अलग से घासे वासे इधर उधर के पौधे उगते रहते हैं वो ज्यादातर C4 होते हैं। हम देखते हैं खेत में फसल खत्म हो जाती है और खरपतवार हरे बने रहते हैं और ये जरा से पानी में बहुत ज्यादा ग्रोथ कर जाते हैं। हम देखते हैं तो खेत में पानी दिया और पता चला खरपतवार इतनी बड़ी हो गई और मेन जो फसल थी वो छोटी सी रह गई। तो C4 प्लांट कैसे होते हैं, कम पानी में बहुत ज्यादा दिन तक जीवित रह सकते हैं और ज्यादा धूप में भी रह सकते हैं। तो इसका उदाहरण हो गया अपना बाजरा। बाजरा को कम पानी की आवश्यकता होती है, इसीलिए बाजरा राजस्थान में ज्यादा होता है। राजस्थान में पानी कम गिरता है तो बाजरा वहां पे ज्यादा होता है। इसमें ज्वार भी आ जाएगा अपना, ज्वार भी कम पानी में हो जाता है। तो आगे C3 और C4 पौधों में अंतर समझ में आ गया कि C3 पौधों में सबसे पहला उत्पाद कौन सा होता है PGA, C4 में OAA। और उदाहरण देख लो, इसमें टमाटर बैंगन, इसके बाजरा चौलाई ज्वार वगैरह जो खरपतवार मेजर इसमें ही आती है C4 में। अब हमें देखना है कि C3 साइकिल कैसा चलता है। अब पहला इसमें क्या चलेगा, C3 साइकिल चलेगा। अब C3 साइकिल जो है ना ये 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। अब ये साइकिल क्यों चलाता है, इसमें होता है क्या, CO2 का फिक्सेशन। इसमें क्या होगा, CO2 का फिक्सेशन, मतलब CO2 अब कहीं जाके जुड़ेगी, मतलब अब ATP बन गई, अब कार्बन डाइऑक्साइड पौधे लेंगे और कहीं ना कहीं जाके उसको जोड़ेंगे और फिर जाके मेन उत्पाद बनाएंगे जिसकी जरूरत है। आए समझ में। अब ये यहां से मान लो ये CO2 आई, ये अपनी CO2, तो सबसे पहले यहाँ पे होता है RUBP। क्या होता है RUBP, ये सबसे पहले यहाँ पे बैठा रहता है। तो CO2 आए तो CO2 को एक्सेप्ट कौन कर रहा है, प्रथम RUBP करेगा। ये थोड़ा सा अपन यहाँ पे लिख ले रहा है कि RUBP जो है ना CO2 से जुड़ता है। CO2 आई अंदर और अंदर गई और CO2 RUBP से जुड़ गई। अब इनने प्रथम उत्पाद क्या बना है, तो हमने देखा कि PGA बन रहा था। C3 पौधे में क्या बन रहा था
पीजीए बन रहा था। पीजीए का फुल फॉर्म क्या था? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और जो आरयूबीपी जो होता है ना, इसमें 5 कार्बन होते हैं। क्या होते हैं? 5 कार्बन वाला उत्पाद होता है। 5 कार्बन वाले उत्पाद में CO2 मिलकर 3 कार्बन वाला पीजीए बनाते हैं। तो ये जो है ना C3 साइकिल में प्रथम स्थायी उत्पाद होता है। तो स्थायी उत्पाद क्या है? पीजीए। ये अस्थायी होता है। ये कैसा होता है? अस्थायी होता है। ये अस्थायी होता है। ये किसकी, इसमें एक एंजाइम भी काम करता है। वो जो एंजाइम काम करता है वो होता है अपना रोबिस्को एंजाइम। उसको क्या बोलते हैं? रोबिस्को एंजाइम। किसकी उपस्थिति में होता है? रोबिस्को एंजाइम की उपस्थिति में होता है। रोबिस्को एंजाइम के बारे में एक फैक्ट लिख लो जो कि पूछा भी जाता है। रोबिस्को पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला एंजाइम है। एंजाइम या फिर इसी को प्रोटीन भी लिख सकते हैं। प्रोटीन। तो रोबिस्को जो है ना पृथ्वी, ये फैक्ट है, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि रोबिस्को जो है ना पृथ्वी पे सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला एंजाइम है या फिर प्रोटीन है। आ गया समझ में? अब जो C3 साइकिल चल रहा था ना, वो 2-3 स्टेप में कंप्लीट होता है। अब यहां से आरयूबीपी आया अपना। आरयूबीपी CO2 से जुड़ा और 3 कार्बन वाला हमने पीजीए बना दिया। तो ये जो क्रिया है उसको क्या बोलते हैं हम? कार्बोक्सिलेशन। इसको क्या बोल दिया हमने? कार्बोक्सिलेशन। तो पहली स्टेप हो गई अपनी कंप्लीट। कार्बोक्सिलेशन मतलब पहला जो है ना पीजीए अपना बन गया, स्थायी उत्पाद बन गया। अब ये यहां से फिर होगा इसका रिडक्शन। क्या होगा? रिडक्शन होगा। अब रिडक्शन के बाद क्या बनेगा? रिडक्शन के बाद बनेगा ग्लूकोज, यहाँ पे जिसको बोला जाता है ट्रायोस फॉस्फेट। हिंदी में लिख दूं? हिंदी में लिख दे रहा हूं, नहीं तो फिर वो उच्चारण भी नहीं कर पाओगे। ट्रायोस फॉस्फेट क्या बनता है? ट्रायोस फॉस्फेट, जो कि एक तरह का ग्लूकोज ही होता है। अब ये बन गया। ये कौन सी क्रिया हो गई? रिडक्शन। 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, उसको मैं हाईलाइट करते। पहली तो हो गई कार्बोक्सिलेशन, दूसरी हो गई रिडक्शन। अब तीसरी और बची है, उसको बोलते हैं हम रीजनरेशन। क्या बोलते हैं? रीजनरेशन। रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या होगा? वापस आरयूबीपी बन जाएगा। आया समझ में C3 साइकिल कैसे चलता है? ये चलता है C3 पौधों में। सबसे पहले आया आरयूबीपी। आरयूबीपी जुड़ा किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से। इसमें मेन क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन ही होता है। और ये 3 स्टेप में होता है। पहला कार्बोक्सिलेशन, दूसरा रिडक्शन और रीजनरेशन। आगे समझ में? सबसे पहले आया आरयूबीपी। आरयूबीपी जुड़ा कार्बन डाइऑक्साइड से। ये है 5 कार्बन वाला। आरयूबीपी है 5 कार्बन वाला उत्पाद। फिर ये गया, इसने बना दिया 3 कार्बन वाला फिक्स एक स्टेबल उत्पाद बना दिया पीजीए। ये C3 साइकिल की मेन पहचान है, इसमें पीजीए बन जाता है। फिर हुआ रिडक्शन, ग्लूकोज बना ट्रायोस फॉस्फेट के रूप में। फिर आरयूबीपी आया और फिर से CO2 जुड़ गया। तो ये हो गया C3 साइकिल अपना कंप्लीट। आ गया C3 साइकिल समझ में? ये होता है C3 पौधों में। अगला अपना साइकिल आता है C4। C4 साइकिल जो होता है ये C4 पौधों में चलता है। किसमें चलता है? C4 पौधे। C4 पौधे हमने देख ली भाई, कम पानी में भी अपना जीवन यापन करते रहते हैं और पौधे सूखते नहीं है। आगे समझ में? ये सारी चीजें लिख ली थी ना कि स्थायी उत्पाद वगैरह ये सब। तो अब अपना आ गया क्या?
C4 में अपन ने देखे थे उदाहरण, C4 पौधे कौन से होते हैं, मेज वगैरह होते हैं। मेज हो गया, बाजरा हो गया अपना, मेज मतलब मक्का, मेज मतलब मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ, मक्का, बाजरा, गन्ना, ज्वार, ये क्या है, ये सब कम पानी वाली फसल, इनको बहुत ज्यादा पानी नहीं चाहिए। आगे समझ में। अब इसमें देखो, हमने देखा कि C3 साइकिल जो हो रहा था वो सीधा सीधा एक बार में ही कंप्लीट हो रहा था, लेकिन C4 जो प्लांट होते हैं उनमें पाई जाती है क्या, क्रेंज एनाटोमी या क्रेंज आकारिकी। C4 पौधों में क्या पाई जाती है, क्रेंज आकारिकी। क्या पाई जाती है, क्रेंज आकार की। इसमें क्या है, दो स्टेप में कंप्लीट होता है, मतलब दो वलय जो है ना, दो रिंग जो है ना, सेपरेट सेपरेट इनमें दिखते हैं, बीजोफिल और बंडल शीथ। क्या दिखते हैं, मीजोफिल और बंडल शीथ। अंदर होगा बंडल शीथ, जिसको क्या बोलते हैं, बंडल शीथ, तो बाहर होगा मीजोफिल। तो पहले क्रिया बाहर से चालू होगी, यहाँ पे कहां से चालू होगी, बाहर से, मीजोफिल से होते हुए बंडल शीथ में जाएगी। और वहां तो क्या था, सीधा एक गोल राउंड घूम गया था, लेकिन ये दो स्टेप में पूरी होगी। तो अब हम पढ़ेंगे क्या, C4 साइकिल। C4 प्लांट के बारे में हमने देख ही लिया। तो C4 साइकिल में हमने देखा, C4 प्लांट में फर्स्ट स्टेबल उत्पाद कौन सा बन रहा था, OAA। C4 प्लांट में देखा था हमने क्या बन रहा था, OAA। और उसमें प्रथम ग्राही कौन सा था, RUBP था। लेकिन इसमें क्या होता है, CO2 जो है ना, सबसे पहले किससे आके जुड़ता है, PEP से। किससे जुड़ता है, PEP। तो प्रथम ग्राही कौन सा हो गया, PEP हो गया। ठीक है, फिर थोड़ा सा और आगे जा रहा था, तो उनने देखा था कि रुबिस्को एंजाइम की उपस्थिति में PGA बन रहा था। क्या बन रहा था, प्रथम स्थायी उत्पाद 3 कार्बन वाला था, वो क्या था, PGA था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, OAA बनता है। क्या बनता है, OAA बनता है, जो कि 4 कार्बन वाला होता है। और वहां पे क्या था, यहाँ पे रुबिस्को एंजाइम था, लेकिन यहाँ पे दूसरा होता है, यहाँ पे होता है पेपकेज एंजाइम। पेपकेज एंजाइम की उपस्थिति में OAA प्रथम स्थायी उत्पाद बनता है। C3 C4 में ये मेजर अंतर होता है, इसमें OAA बनता है और उसमें PGA बनता है। इसके बाद बनेगा अपना क्या, मैलिक एसिड। क्या बनेगा, मैलिक एसिड बनेगा। इसके बाद मैलिक एसिड कितने कार्बन वाला होता है, 4 कार्बन वाला होता है। ये जो सारी क्रिया है ये होती है कहाँ पे, मीजोफिल। कहाँ होती है ये, मीजोफिल में। इसमें क्या है, क्रेंज एनाटोमी पाई जाती है, तो अलग अलग जगह क्रिया होती है। मीजोफिल में हो गई ये क्रिया। अब इसके बाद अब ये मैलिक एसिड कहाँ जाएगा, बंडल शीथ में जाएगा। बंडल शीथ में, बंडल शीथ में जाएगा। तो अब यहाँ से अपन अगली स्टेप यहाँ पे बना लेते हैं, इस तरफ बना लेते हैं अपन अगली स्टेप। अब ये जाएगा कहाँ पे, बंडल शीथ में जाएगा। तो बंडल शीथ में पहुंचेगा क्या, मैलिक एसिड। यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, मैलिक एसिड 4 कार्बन वाला। पहला उत्पाद बना क्या, OAA। फिर उसके बाद मैलिक एसिड। मैलिक एसिड पता एक और काम करता है, जो उसमें स्टोमेटा होते हैं पौधों में, स्टोमेटा जो होते हैं उसको बंद या चालू करने की प्रक्रिया को मैनेज कौन करता है, ये मैलिक एसिड करता है, कि कब बंद करना है कब चालू करना है। कुछ पौधे होते हैं दिन में अपने रंध्रों को बंद रखते हैं ताकि पानी का नुकसान ना हो, कुछ रात में खोलते हैं, कुछ दिन भर बंद रखते हैं, कुछ 24 घंटे ही बंद रखते हैं। इस टाइप से अलग अलग होते हैं। अब ये क्रिया यहाँ पे हो गई। अब क्या होगा, यहाँ फिर CO2 आएगा। यहाँ पे CO2 यहाँ से जुड़ के ये मैलिक एसिड तक क्रिया पहुंच गई। अब फिर से CO2 आया और RUBP से जुड़ेगा, RUBP से जुड़ेगा। हम जो देख रहे थे ना, जो C3 साइकिल हमने पढ़ा था, अब वही C3 साइकिल फिर से, C3 साइकिल चलेगा ना फिर से। तो C3 साइकिल हमने देखा था, पहला जो कहां से जुड़ रहा था, C3 साइकिल में CO2 किससे जुड़ रहा था, सबसे पहले RUBP से जुड़ रहा था। तो सबसे पहले RUBP से जुड़ गया, मैलिक एसिड आया। मैलिक एसिड के आने के बाद जो है ना, CO2 आया, तो वो CO2 आके कहा जुड़ गया, RUBP से जुड़ गया। कौन सी क्रिया हो गई, कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन की क्रिया होगी और फिर वही PGA वगैरह ये सारी चीजें बनती जाएंगी। लेकिन ये मैलिक एसिड भी तो कुछ करेगा ना अपना। मैलिक एसिड यहाँ क्या करता है, पायरुविक एसिड बना देता है। क्या बना देता है, पायरुविक एसिड।
एक यहाँ से ये अपना काम चालू कर देता है, C3 साइकिल फिर से रिपीट होने लगता है। ये सारा C4 साइकिल, वो हमने पढ़ा था C3, ये हो गया C4 साइकिल जो कि C4 पौधों में होता है। अब इसके फैक्ट लिख लो कुछ। अब इसमें लिख लो C4 के बारे में लिखना है हमें। C4 में प्रथम उत्पाद कौन सा होता है? प्रथम स्थायी उत्पाद हमने कौन सा पढ़ा? OAA, ऑक्सैलो एसेटिक एसिड। प्रथम CO2 एक्सेप्टर कौन था? CO2 ग्राही। CO2 ग्राही कौन सा था? PEP था। वहां पे कौन सा था? RUBP था। यहाँ पे PEP होता है। फर्स्ट एंजाइम कौन सा काम करता है? वहां पे तो रोबिस्को काम कर रहा था, तो यहाँ पे कौन सा काम करता है? पेपकेज एंजाइम। कौन सा? पेपकेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम काम करता है? पेपकेज एंजाइम काम करता है। और ये दो जगह संपूर्ण होती। पहला मीजोफिल प्लस बंडल सीट, दोनों जगह होती है, दोनों जगह होती। मीजोफिल में भी होगी और बंडल सीट में जाके ये कंप्लीट होती है। आगे समझ में? और जो बंडल सीट में पहुंचती है तो वहां पे जो कौन सा एंजाइम काम करता है? रोबिस्को, क्योंकि वहां पे C3 साइकिल टाइप चलने लगता है। यहाँ पे तो पेपकेज था, मीजोफिल में चल रही थी तो अपना पेपकेज आ गया था, ये वाला आ गया था। और बंडल सीट में जब जाती है तो कौन सा आ जाता है? रोबिस्को। रोबिस्को पृथ्वी पे सबसे पाया जाने वाला एंजाइम या प्रोटीन। ये हो गया अपना फिनिश। आगे समझ में फोटोसिंथेसिस क्या है, कैसे काम करता है, कब ग्लूकोज बनता है,